अस्सलामुअलैकुम आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी हम पटना में हैं और पटना में जिस जगह हम अभी चल रहे हैं ये है राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन। जी हाँ। तो अक्सर हम आपको पटना से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाते हैं अपने ब्लॉग में। तो अभी हम जा रहे हैं बाढ़। बाढ़ एक कस्बा है पटना ज़िले के अंदर ही, यहाँ से 60-65 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ हम जा रहे हैं, तो चलिए आप भी हमारे साथ, आप हमको देखें और हम आपको वहाँ की चीज़ें दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें फ़िलहाल एक्सप्लोर करने लायक है जो हम आपको दिखा सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे बाढ़ में। तो हम ट्रेन पकड़कर पटना से बाढ़ की जानिब चल देते हैं और हम पहुंचते हैं बाढ़। वक्त के थपेड़ों से बाढ़ काफ़ी बदल चुका है, यानी बाढ़ में काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है। पटना ज़िले में गंगा नदी के किनारे मौजूद इस कस्बे का नाम बाढ़ क्यों है, ये नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आस-पास में गंगा नदी की वजह कर यहाँ कभी बाढ़ आया होगा, जिस वजह कर इस इलाके को बाढ़ से मंसूब किया गया। बहरहाल, चूँकि बाढ़ बहुत ही पुराना कस्बा है, तो वैसे में हमने सोचा कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेड सबसे पुरानी चीज़ है, हम वहाँ जाते हैं, यानी वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो बाढ़ से 4-5 किलोमीटर दूर एनटीपीसी की जानिब एक मोहल्ला है, जिसका नाम है मोहम्मदपुर नवादा। जी हाँ, वहाँ पे एक दरगाह है, जो एक बुज़ुर्ग जिनका नाम हज़रत शम्स बड़ हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह है, उनका वहाँ पे आस्ताना है। वहीं पर एक बहुत ही कदीमी मस्जिद है। जी हाँ, मस्जिद है जिसमें जो कतबा इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है उसमें 916 दर्ज है। यानी ये मस्जिद 1510 ईस्वी में बनी है, यानी तकरीबन आज से 500 साल पहले इस मस्जिद को बंगाल सलातीन के एक बादशाह जिनका नाम अलाउद्दीन हुसैन शाह था, उन्होंने इसे बनवाया था। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं नवादा, वहाँ पर के आसपास की चीज़ों को देखते हैं, वहाँ पर के मस्जिद का दीदार करते हैं। मस्जिद 1946 के राइट में वीरान हो गई थी, यानी वहाँ पर मुसलमान ख़त्म कर दिए गए थे, जिसके बाद वहाँ पर आज तक उस मस्जिद में नमाज नहीं हो सकी। इसी आस्ताने से ठीक थोड़ी दूर पर कुछ और भी पुराने स्ट्रक्चर मौजूद थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कई सौ साल पहले बने हैं। अब एग्जैक्टली ये क्या था, इसके बारे में हमें भी नहीं मालूम कि ये किसका घर था, मकान था, या ये क्या चीज़ थी। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये एहसास हो रहा था कि ये काफ़ी कदीमी इलाका है, काफ़ी पुराना इलाका है। चूँकि ये इलाका नदी के किनारे है, इससे भी ये पता चल रहा है कि यहाँ पे लोगों का आना-जाना हमेशा से लगा रहा है। और चूँकि जगह का नाम भी नवाबादा है, यानी यहाँ पे नई आबादी। अब नई आबादी यहाँ पर कब बसी ये नहीं पता। बहरहाल यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं वो काफ़ी सालों से यहाँ पे मदफ़ून हैं, आराम फ़रमा रहे हैं, जिनसे अक़ीदत रखने वाले हर कम्युनिटी के लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं। और फिर इसके बाद हम निकले ख़ास बाढ़ शहर की जानिब। तो बाढ़ शहर के बारे में आपको बताते चलें कि ये गंगा के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही पुराना शहर है और इस शहर की 2-3 डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मिलती है। शुरुआती जो अभी तक हम ट्रेस कर पाए हैं, वो 1811 जब बुकनान नाम का एक अंग्रेज़ बाढ़ आया था, तो उसने इस शहर के बारे में जो चीज़ लिखा, हमने उसको पढ़ा और उससे हमें ये समझ में आया कि ये शहर क्या है। तो बुकानान ने बाढ़ को बार लिखा है, BAR, जी हाँ। और उसके हिसाब से ये इलाका काफ़ी उपजाऊ है, यहाँ पे चावल छोड़ दूसरे सारे अनाज की खेती होती है। इसके अलावा उसके हिसाब से इस जगह में बाढ़ का ख़तरा बना रहता है, यानी फ्लड। जी हाँ। और उसके हिसाब से ये जो शहर है वो मामूली शहर है, मगर बहुत ही घना शहर है और यहाँ थाना कचहरी सब है। और इसके अलावा यहाँ पे तहसीलदार हैं जो ज़मींदारों से टैक्स वसूलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो काज़ी हैं, वही कमिश्नर की जगह सारा काम देखते हैं, यानी उन्हीं की देख-रेख में सारा काम होता है। तो उसने एक काज़ी का ज़िक्र भी किया है जिसका नाम अहमद अली था, कि वो उनसे मिला और उनसे काफ़ी प्रेरित हुआ। अगर आप बाढ़ में रहे हैं, बाढ़ के बारे में जानते हैं, तो बाढ़ में कई ऐसे मोहल्ले हैं जिनका नाम काज़ी से है। यानी एक मोहल्ला बाढ़ में काज़ी बुरहानुद्दीन चक है स्टेशन के पास, जिसे हम बुढ़न्नी चक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक काज़ी चक नेशनल हाईवे पे मौजूद है। तो ऐसे बहुत सारे काज़ी नाम से बाढ़ में मोहल्ले मौजूद हैं। तो ये उसने उस ज़माने में लिखा है। इसके अलावा उसने 1812 में ये भी ज़िक्र किया है कि 22 पक्के मकान हैं बाढ़ में और सैकड़ों 2 तल्ले मिट्टी के मकान, जिसे हम मटकोठा कहते हैं। इसके अलावा फूस के भी मकान बाढ़ में मौजूद हैं।
और बुकानान ने यहाँ पे दो रिलीजियस साइट का जिक्र किया है, एक मुसलमानों के और एक हिंदुओं के। मुसलमानों के जिस रिलीजियस साइट का वो जिक्र कर रहा है वो करबला है। जी हाँ, जो गंगा नदी के किनारे पोस्टमार्टम ऑफिस के पास मौजूद है। उस करबले का जिक्र करते हुए वो लिखता है कि यहाँ पे हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें मुसलमानों के साथ बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम यानी हिंदू भी शामिल होते हैं। और हिंदुओं का जो पवित्र स्थल है उसके हिसाब से गंगा खुद में हिंदुओं की इबादत की जगह है। और इसके साथ वहाँ पे पवित्र शिवलिंग मौजूद है जिसे हम उमानाथ के नाम से जानते हैं। जी हाँ, और उस ज़माने में वो लिख रहा है 1811 में कि वो छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ मंदिर है। और इसके अलावा उसने कुछ अखाड़ों का भी जिक्र किया है। ये तो बुकानान का अकाउंट था। इसके अलावा हमें जो दूसरा अकाउंट मिला है वो मिला है अलीमुद्दीन अंसारी का, जिन्होंने 1919 में बाढ़ का दौरा किया। तो उन्होंने लिखा है कि बाढ़ स्टेशन से जो बाढ़ की दूरी है वो तकरीबन 2 मील है। यानी आज जो बाढ़ दिखता है पहले वो बाढ़ नहीं था। यानी बाढ़ स्टेशन से 2 मील का मतलब हुआ जो पुरानी बाढ़ बाजार का इलाका है वो बाढ़ कहलाता था, ना कि आज का जो बाढ़ का इलाका है। ये पिछले 100 साल का ट्रांसफॉर्मेशन है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि बाढ़ और समस्तीपुर के बीच में जो नाव चला करता था उसका बंद होना। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। मजहर अलीम अंसारी 1919 में बाढ़ में जिनके यहाँ ठहरे उनका नाम सैयद शाह अहमद हुसैन था, जो एक बड़े स्कॉलर थे, शायर थे। बहुत सारी ज़ुबान पे उनको महारत हासिल थी, लेकिन वो एक खानकाह के सज्जादा नशी भी थे। ये खानकाह सैयद जाफ़र कलंदरी की खानकाह थी जो बाढ़ के मीर मोहल्ला में मौजूद है। वहाँ पे वो और उनके बेटे भी मदफून हैं। ये मुग़ल अहद के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। इनकी कई किताब आज भी मौजूद है। और इसी से मुझे ये एहसास हुआ कि बाढ़ में मुग़ल दौर की एक बहुत बड़ी निशानी है। यानी बाढ़ में एक मस्जिद है जिसे बादशाह जहांगीर के दौर में बनवाया गया। तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं इस जगह से और फिर हम उस मस्जिद की तलाश में आगे बढ़ते हैं। तो वो जो मस्जिद है उस मस्जिद को काजी साहब की मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो गोला रोड में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसे हैं आप लोग। और अभी हम मौजूद हैं बाढ़ शहर की सबसे पुरानी मस्जिद में। ये मस्जिद बादशाह जहांगीर के दौरे अहद में बनी है और जिन्होंने इस मस्जिद को बनाया है वो यहीं पे मदफून हैं। उस जानिब कतबा लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ मज़ारात भी हैं। तो आप ये मस्जिद देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी वसी, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और ये बाढ़ शहर की सबसे पुरानी मस्जिद में से एक है। और उस मस्जिद में एक कतबा लगा हुआ है जिससे ये पता चलता है कि 1035 हिजरी यानी 1625 ईस्वी में इस मस्जिद को शेख महमूद और शेख मसूद, इन दोनों भाई ने मिलकर बनवाया है। तो ये दोनों भाई कौन हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता चलता है, लेकिन कुछ हिस्टोरियन की किताब में जब नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि ये इमाम ताज फ़की के वारिस हैं। यानी ये लोग मनेर के इलाके से यहाँ पर आए हैं। इस मस्जिद के कैंपस में बहुत सारे मज़ार मौजूद हैं, जिसमें से एक के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक मज़ार शेख महमूद की है, जिनका इंतकाल 1628 में हुआ था। और इन्हीं के भाई शेख मसूद को जहांगीर के दौरे हुकूमत में 728 बीघा ज़मीन गयासपुर परगना, मौज़ा सैदपुर चुनरिया में और सैदपुर बरसावा में मिला था। तो ये जो सारा इलाका है बाढ़ के आसपास में ही है। बाढ़ खुद में एक छोटा सा परगना था। बाढ़ के बगल में जो परगना है वो गयासपुर परगना कहलाता था। यहीं पर ठीक बगल में एक बहुत ही पुरानी कदीमी इमारत है जिसे हम बहादुर मंजिल के नाम से जानते हैं। ये इमारत कब बनी है इसकी हिस्ट्री हमें नहीं मालूम होती है, लेकिन दीवार पे लगे कतबे से ये पता चलता है कि इसे शेख आमिर हसन खान ने बनवाया और इस जगह का नाम है बहादुर मेंशन। आमतौर पर लोग इसे बहादुर मंजिल के नाम से भी जानते हैं। तो इस इमारत की भव्यता आप देखकर अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ये इमारत जब बनी होगी तो कितनी भव्य और कितनी आलीशान होगी। आमतौर पर इस इमारत को महमूद हसन खां का आवास माना जाता था। खान बहादुर महमूद हसन खां यहाँ पर के बड़े ज़मींदार थे और इसके अलावा वो बिहार असेंबली के मेंबर भी रहे हैं। जी हाँ, बिहार असेंबली के मेंबर वो 1946 में भी थे, वो 1937 में भी थे। तो इसका ये मतलब हुआ कि वो लगातार पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे थे। और उन्हीं के एक रिश्तेदार हैं जिनका नाम है शेख शरफुद्दीन। जी हाँ, उनकी भी यहीं आसपास में कोठी हुआ करती थी, लेकिन वो बाद में पटना की जानिब हिजरत कर गए और पटना के
फ्रेज़र रोड में उन्होंने अपना मकान बनाया जो आज भी वहाँ मौजूद है। तो हाजी शरफुद्दीन साहब भी 1946 में और 1937 में काउंसिल के मेंबर रहे हैं। तो इस तरह से इस ख़ानदान के लोग पॉलिटिक्स में भी रहे। तो मुझे गंगा नदी के किनारे खड़ी इस इमारत बहादुर मंजिल के अंदर जाने का भी मौका मिला। तो मैं अंदर गया, मैंने अंदर जाकर वो सारी चीज़ें देखी जो इस इमारत को इमारत बना रही थी, यानी इसका वो स्ट्रक्चर जो इसे भव्य बना रहा था, उसे देखकर दिल काफ़ी खुश हुआ। और इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ख़ान बहादुर और उनके रिश्तेदारों का जो निस्बत है वो बाढ़ से ही कुछ किलोमीटर की दूर पे मौजूद एक गांव जिसका नाम ग्वासा शेखपुरा है वहाँ से है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहाँ चला जाए। तो फिर मैं अपने एक दोस्त की मदद से ग्वासा शेखपुरा जाता हूँ। वहाँ जाकर मैं इनके ख़ानदान से जुड़ी हुई चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन्हें इतना बड़ा बनाती है, यानी इन्होंने इतना बड़ा मकान बनाया है तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा। तो वहाँ पे हमें क्या मिला, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, लखौरी ईंट का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, और इसके अलावा यहाँ पे खंडहर है। अब ये यहाँ पे बताया गया है कि ये जो खंडहर है वो बाढ़ के जो ज़मींदार होते थे ख़ान बहादुर, उन लोगों की इमारत ये रही है। तो इसको आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। आइए तो हम आपको दिखाते हैं। तो अब ये सिर्फ खंडहर ही बचा है यहाँ पर। खंडहर में तो क्या खाली दीवार है। वाह, क्या बात। ये एक दीवार, और ये देखिए लखौरी ईंट का ही इस्तेमाल किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ ताक है। अब क्या पता ये क्या था, क्या रहा होगा अरमान, ये खाली ताक है। देखो कितना है, और एक ही तर्ज पे बना हुआ है। 1 2 3 4 5 5 ताक, ताक और ताक, जिसको आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये वही पटना ज़िले में बाढ़ के पास मौजूद ग्वासा शेखपुरा, और ये इसी तरह से बाउंड्री भी किया हुआ है। बीच में यह सोहजन का पेड़ है। सीज़न ख़त्म हो चुका है तो ये देखिए कुछ हिस्सा बच गया है। तो अच्छा है, मतलब यहाँ पे आना इस हिसाब से सही रहा कि हमने आके इसको देख लिया, वरना धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म ही हो जाता। ये कब तक खड़ा रहा होगा, जब तक इसमें लोग होंगे, है ना। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पर, आसपास में लोकल लोगों से मिलते हैं, वो यहाँ पर क्या बताते हैं, फिर देखते हैं। गांव के कुछ लोगों से मिलकर हम वहाँ की मस्जिद को देखने जाते हैं, और उसके बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं बाढ़ की जानिब। तो जब हम बाढ़ पहुँचते हैं तो हमें एहसास होता है कि रास्ते में गुलाब बाग है, और गुलाब बाग में कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट फैमिली थी, उनके वहाँ पे मकान अब भी मौजूद हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम उसका भी डॉक्यूमेंटेशन कर लें। तो वैसे में सबसे पहले हम गए वली मंजिल। काफ़ी खूबसूरत और हसीन इमारत थी, इसमें लोग रहते हैं इसलिए वेल मेंटेन्ड है। और इसी के ठीक थोड़ी दूर पर एक और इमारत है जिसे हम लोग जानते हैं नवाब कोठी के नाम से, बिल्कुल ही जर्जर हालत में और बहुत ही बुरे हाल में है। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम जाते हैं वहाँ पर की मस्जिद देखने, और उसी मस्जिद से सटा हुआ कुछ पुराना कब्रिस्तान था जहाँ पे पुराने लोग दफन हैं, और इसके बाद हम पहुँचते हैं वो कोठी देखने के लिए। अब नवाब कोठी किस इंसान ने बनवाया इस बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन जो इस ख़ानदान में सबसे प्रोमिनेंट और सबसे मशहूर आदमी गुज़रे हैं उनका नाम है नवाब अमीर अली ख़ां बहादुर। जी हाँ, नवाब अमीर अली ख़ां बहादुर का 3-4 बड़ा कारनामा है। पहला तो ये कि वो कई ज़ुबान के महारथी थे, कई ज़ुबानों में उनका लिखा हुआ कलाम और कई ज़बानों में उनकी लिखी हुई चीज़ें आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, जब उन्हें कलकत्ता शिफ्ट किया गया था तो वो वहाँ पे उनके दीवान की हैसियत से सेवा दे रहे थे। इसके अलावा 1857 में इनका एक बहुत पॉजिटिव रोल है। जैसा 1857 में टेलर ने पटना में इनकलाबियों पे और आम हिंदुस्तानियों पे बहुत जुल्म किया था, तब अंग्रेज़ों ने टेलर को हटा दिया और इसके बाद दूसरे को वहाँ पर कमिश्नर बना के भेजा। तो वैसे में इन्हें वहाँ पर का
डिप्टी बनाया गया था, जिसमें इनका रोल ये था कि जो लोग बेकसूर हैं उन्हें छोड़ा जाए। तो इन्होंने बहुत सारे इनकलाबियों को छुड़वाया था, जिसमें एक बहुत मशहूर नाम है नवाब लुत्फ़ अली ख़ां का। तो ये एक बड़ा कारनामा इनका है। इसके अलावा इनका एक और कारनामा बाढ़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि बाढ़ में एक स्कूल है जिसे हम बेली स्कूल के नाम से जानते हैं। आम तौर पर इस स्कूल के बारे में ये सबको पता है कि ये स्कूल 1887 में खुला है और इसकी बुनियाद डाली थी उस वक्त के एक आईसीएस ऑफिसर थे जिनका नाम सैयद नूरुल हुदा था, उन्होंने। लेकिन इस बात का इल्म बहुत कम लोगों को है कि 1869 में, जी हाँ 1869 में एक फ़ंड बनाया था नवाब अमीर अली ख़ान ने बाढ़ में, जिसमें जो उस वक्त के एसडीओ गॉर्डन थे उन्होंने उसको 685 रुपया बाढ़ के अलग अलग लोगों से चंदा करके जमा करके दिया था कि ये बाढ़ के लोगों की डिमांड है कि बाढ़ में एक स्कूल खोला जाए। और इस तरह से बाढ़ में एक स्कूल खुला जिसे हम बेली स्कूल के नाम से जानते हैं। आज ये स्कूल एएनएस स्कूल के नाम से यानी अनुग्रह नारायण सिंह स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो ये नवाब अमीर अली ख़ां का एक बड़ा कारनामा था। इसके अलावा नवाब अमीर अली ख़ां के कई बेटे थे और इन बेटों ने भी बहुत नाम कमाया और इन लोगों ने भी काफ़ी कुछ लिखा, जिसमें एक नाम है मौलवी सैयद अशरफुद्दीन का। तो इन्हें भी खान बहादुर का लक़ब मिला था, फ़ेलो थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, अलीगढ़ कॉलेज के ट्रस्टी थे। इसके अलावा ये हुगली में जो इमामबाड़ा था तो उसके ये मुतवल्ली भी हुआ करते थे। इनका एक बहुत बड़ा रोल था। इसके अलावा इनके एक भाई थे यानी अमीर अली ख़ां के दूसरे बेटा और सैयद अशरफुद्दीन के भाई, तो वो बिहार और उड़ीसा के एक बहुत बड़े ऑफिसर थे जिनका नाम हसनुद्दीन अहमद था। तो इस तरह से इस नवाब कोठी से जुड़े हुए बहुत ही प्रोमिनेंट लोग रहे। आज की डेट में इस ख़ानदान के लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। चूँकि मकान मालिक ही हिजरत कर गए तो धीरे धीरे मकान खंडर के मानिंद होता चला गया। तो जैसा आप वीडियो में देख ही रहे हैं, मकान बिल्कुल ही जर्जर हो चुका है, बिल्कुल ही खंडर की मानिंद है और बिल्कुल ही खस्ताहाल और अपने आखिरी दौर से ये गुज़र रहा है। तो नवाब कोठी में थोड़ी देर गुजारने के बाद, यहाँ पर की बेसिक वीडियो बनाने के बाद हम यहाँ से निकल कर चलते हैं आगे की जानिब। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाढ़ एक प्रोमिनेंट जगह है। उसकी वजह यह है कि बाढ़ का जो इलाका है वो गंगा नदी के किनारे है और यहाँ पर हमेशा से किसी न किसी रूप में मार्केट लगा रहता था और इस वजह कर दूर दूर से लोग यहाँ पर कारोबार करने आते थे। ख़ास के बाढ़ का इलाका और गंगा के उस पार जो आज के समस्तीपुर में मोहिद्दीन नगर है वहाँ का इलाका, वहाँ के दरमियान काफ़ी एक दूसरे में कारोबार हुआ करता था। और इसके अलावा ये एक अहम रूट था, ख़ास के अंग्रेज़ों के दौर में भी, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी यहाँ पर आ गई और उन्होंने रेलवे की बुनियाद नहीं डाली थी, तब की बात कर रहा हूँ, तब भी ये एक बहुत अहम ट्रेड रूट था। इसके अलावा नॉर्मल रूट भी था। लोग अगर भागलपुर, कलकत्ता, पटना या बनारस जाना होता था तो इस रास्ते का हर हाल में इस्तेमाल होना था। वैसे में ये एक बहुत प्रोमिनेंट जगह था। लेकिन 1950 की दहाई में जब हथदा यानी मोकामा से लेकर बेगूसराय के दरमियान जब पुल बन गया तो गंगा नदी पे नाव का जो चलन था वो कम होता गया, जिस वजह कर बाढ़ का वो इलाका जो आज पुरानी बाजार कहलाता है उसका डाउनफॉल होते चला गया। यानी जो शहर बाढ़ स्टेशन से 2 मील की दूरी पे था वो 1950 के बाद बाढ़ रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द हो गया और जो पुराना इलाका था वो पुरानी बाजार के नाम से जाना जाने लगा। और ये कितना पुराना इलाका था इसका अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि यहाँ पर हिंदुओं का एक बहुत ही मुक़द्दस जो मंदिर है वो इसी इलाके में है, जिसे हम उमानाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि बुकानान ने इस मंदिर का अपनी किताब में ज़िक्र किया है। इसके अलावा जो मज़हर अली मंसारी हैं उन्होंने भी 1919 में इस मंदिर का जिक्र किया है अपनी किताब में। इससे ये पता चलता है कि बाढ़ में ये जो मंदिर है बहुत ही प्रोमिनेंट है और ऐसा माना जाता है कि राजा मान सिंह ने अकबर के दौर में इस मंदिर को बनवाया था और 1934 के ज़लज़ले में यानी भूकंप में इस मंदिर को नुकसान पहुंचा था, जिसे बाद में वापस से तामीर किया गया, यानी इसका रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हैं या फिर इसका रिनोवेशन कह सकते हैं, वो किया गया और घाट भी वापस से बनाया गया।
तो घाट पे हाल तक इंस्क्रिप्शन मौजूद थे जिसमें कैथी और उर्दू लिपि में लिखा गया था, लेकिन चूंकि पानी से टकरा कर वो इस तरह से जर्जर हो गया था कि मैं उसे पढ़ नहीं पाया। अब चूंकि मैंने यहाँ पे मानसिंह यानी मुगलों का जिक्र कर दिया है, तो वैसे में आपको पता होना चाहिए कि बाढ़ मुगलों से पहले अफगानों की सरपरस्ती में था। यहाँ पे एक बड़ा अफगान सरदार जिसका नाम मासूम खां अफगानी था, वो यहाँ पर था और उसने अपने नाम पे एक मोहल्ला या एक कस्बा भी बसाया था जिसे मासूमगंज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो जगह है ये बहुत प्रोमिनेंट था और मुग़लों के लिए इस इलाके को जिस इंसान ने जीता था, यानी जिस इंसान ने इस इलाके को फ़तह किया, उस इंसान के बारे में कहा जाता है कि वो इंसान गाज़ी दीदार बख्श खां थे, जिनका मज़ार बाढ़ के ही सलीमपुर मोहल्ले में मौजूद था। ये मोहल्ला भी नदी के किनारे है, तो हम वहाँ जाते हैं, मज़ार पे हाज़िरी देते हैं और इसके बाद हम बाढ़ म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ जाके हम पुराने मेयर की लिस्ट देखते हैं और इसके बाद हम निकल जाते हैं अपने सफ़र पर आगे। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उस रोड पर जिस रोड ने बाढ़ शहर को बचा कर रखा है, यानी उस रोड को आज की डेट में बांध रोड के नाम से जाना जाता है। कभी वो शाही बांध कहलाता था, यानी मुग़लों के अहद में ये बांध बांधा गया था। और इसी बांध रोड पर वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों की हुई जीत की खुशी में एक बहुत बड़ा दरवाज़ा बनाया गया था, जिसकी निशानी हाल तक मौजूद थी, लेकिन जब हम पहुँचे तो वो हमें नहीं दिखा। और इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमें एक कब्रिस्तान दिखता है। यहाँ पे दो कब्रिस्तान है, एक नॉर्मल मुसलमानों का और दूसरा अंग्रेज़ों का। और जो अंग्रेज़ों का यानी ईसाइयों का कब्रिस्तान है उसमें कुछ मज़ार हैं और जो मुसलमानों के कब्रिस्तान है उसमें बहुत सारे मज़ारात हैं। लेकिन इस मज़ार में सबसे यूनिक चीज़ ये है कि इसमें मुग़ल शहज़ादे भी दफन हैं। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि बादशाह औरंगज़ेब की बहन और शाहजहाँ की बेटी यहाँ दफन हैं। तो आम तौर पर हम आपको मुसलमानों के कब्रिस्तान से रूबरू करवाते हैं, तो अभी यहाँ पे हम आपको अंग्रेज़ों के दफन होने की जगह को दिखाएंगे। तो ये अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान हुआ करता था, इसमें कुछ की चीज़ें थीं लेकिन अब नहीं दिख रहा है। तो यही वो जगह है, देखिए बाउंड्री अब भी उस ज़माने का ये है, लेकिन ये जंगल है। दिखा क्या? हाँ, अब इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हम लोगों के बचपने के दौर में था। क्या? एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बचा हुआ। हाँ हाँ, नहीं एक ये है, वो आगे वाला भी है। हाँ इधर आ। तो ये आप देख सकते हैं रॉबर्ट स्टील की कब्र है और जिनका इंतकाल 1863 में हुआ था, 1863 में। 17 साल की उम्र में 9 महीने के थे। तो ये यहाँ पे दफन है और वहाँ पे भी एक मज़ार है, लेकिन जंगल बहुत ज़्यादा है तो हम वहाँ पर जा नहीं सकते। तो ये आप देख सकते हैं बाढ़ पटना ज़िले का में एक कस्बा है, बहुत पुराना सब डिवीज़न है और 1871 में यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी का क़याम हो चुका था। लेकिन ये जो मकबरा है ये 1863 का, यानी उससे भी 8 साल पुराना। और यहाँ पे 3, 4, 5 कब्र है, छोटा सा ही कब्रिस्तान है यहाँ पर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके आगे भी कुछ है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जंगल है तो नहीं जाएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ पर गंगा नदी है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको अंग्रेज़ों का मज़ार, मकबरा और उनकी कब्रिस्तान से रूबरू कराया। तो यहीं ठीक बगल में यहाँ पर मुग़ल ख़ानदान के कुछ लोगों को दफन किया गया था शाहजहाँ के दौर में, और कहा जाता है कि उसमें दफन होने वालों में शाहजहाँ की बेटी भी है। 1919 की एक किताब है, उसमें इस चीज़ का जिक्र भी मिलता है कि यहाँ पे मुग़ल शहज़ादी जिनके ऊपर डाकुओं ने यहाँ पर नाव से जाते वक्त हमला किया था, जिसके बाद सारे लोग मारे गए थे और उन्हें यहीं पर दफन किया गया था। इस तरह से बाढ़ में बहुत सारे कब्रिस्तान हैं। और यहाँ पर जो करबला होता था इसका जिक्र बुकानान ने 1812 में अपने जो किताब है उसमें भी किया है। और बाद के लोग जो लेखक जो बाढ़ आए हैं उन्होंने भी यहाँ के बेसिकली करबला का जिक्र किया है। तो ये शायद कुआं है, लोग ऐसा मानते हैं, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं खुद पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ। तो यहीं पे बेसिकली ये बना हुआ था, ये जो पूरा स्ट्रक्चर था यहाँ पे था। लेकिन वो जो गंगा का कटाव हुआ तो आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो गया, नदी बिल्कुल ही पास में आ गई
और अभी चूँकि उफान नहीं है इसलिए पानी नीचे है, वरना काफ़ी ऊंचाई पे ये सारी चीज़ें आ सकती। तो और यही है, यहीं पे सीपर का आमतौर पर बाढ़ में ताज़ियादारी नहीं होती, सीपर बनता है, तो उसका जो पहलाम है वो इसी जगह होता है। और इसका जिक्र 1812 में, 1812, हाँ एग्जैक्टली 1812 के आसपास बुकानान ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है यहाँ के बारे में। तो ये देखिएगा, तो ये नॉर्मल एक कब्रिस्तान ही है और जिस हाल में है ठीक है। अभी तो हम बाढ़ आए तो हमने सोचा कि इसको एक्सप्लोर किया जाए आपके लिए, तो हम यहाँ पर आए हैं। तो हम उस टीले पे भी गए जिसे मुग़ल ख़ानदान का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, यानी ये माना जाता है कि वहाँ पे शाहजहाँ की बेटी और औरंगज़ेब की बहन दफन है। और इसके बारे में अलीमुद्दीन अंसारी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि 1905 के आसपास तक यहाँ पर कतबा लगा हुआ था, यानी इंस्क्रिप्शन मौजूद थे, लेकिन कर्जन के दौर में इंस्क्रिप्शन को उखाड़ दिया गया, जिससे अब ये पता नहीं चलता है कि यहाँ पे एग्जैक्टली कौन लोग दफन हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जिन लोगों के नाम का जिक्र किया है उसमें गेतियारी बेगम, सैफ खान जैसे लोगों का नाम है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा मज़ार किनका है वो नहीं पता चलता है। लेकिन ये जो टीला नुमा शक्ल है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई प्रोमिनेंट लोग दफन हैं, और जिस तरह का स्ट्रक्चर है मज़ार का वो इसे काफ़ी यूनिक और अलग बना रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जैसे ये वाला मकबरा आप देखिए, ये पुराना ही बना हुआ है, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर, ये सब जगह है, दो यहाँ पर हैं, और ये बगल में ही ठीक गंगा नदी है, और फिर एक बड़ा सा ये है स्ट्रक्चर। अब ये एग्जैक्ट किस दौर में है तो मैं उन एक्सपर्ट्स लोगों को पकड़ूंगा जो कब्र के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसके इस फन को बनाने के तर्ज को देखकर पता लगाते हैं वो कब का बना हुआ है, तभी पता चल पाएगा। तो ये कुछ आप यहाँ पे मज़ार देख सकते हैं, इसके अलावा और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, ये देखिए, तो ये सारी चीज़ है, तो ये नदी के किनारे मौजूद है। सो यही है, एक कोशिश थी हमारी यहाँ पर आके आपको दिखाएं। तो अब तो तकरीबन मतलब सब बराबर ही हो चुका है, लेकिन चूँकि मैं यहीं पर से गुज़र रहा था तो मैंने सोचा कि लाओ ज़रा आज ज़िंदगी में पहली बार इस जगह को फिर से एक्सप्लोर कर लिया जाए, चूँकि सुनते आ रहे थे, कभी यहाँ पर आए नहीं थे। सो यही है, तो बगल में गंगा नदी है, तारीख़ी नदी है, और इस तरफ पोस्ट ऑफिस है, पुराना पोस्ट ऑफिस, बगल में घाट है, घाट ये अभी हाल में बना है, पुराना नहीं है, और ये कब्रिस्तान है। तो आप देखिए कितनी ऊंचाई पे हैं, यहाँ पे जो ईंट का भी इस्तेमाल किया गया है, तो देख रहे हैं आप वो सारा गारा और ईंट और वो सारी चीज़ें हैं, और कितनी ऊंचाई पे हम थे इसका आप अंदाज़ा इससे आप लगा सकते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर ज़िशान हैं, तो ज़िशान पहले आए थे यहाँ पे कभी? नहीं भाई, इधर तो नहीं आए, उधर आए हैं। हाँ, लेकिन तो ये देखिए कितनी ऊंचाई पे हम लोग हैं, तो इसका अंदाज़ा आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंचाई पर हम थे। हम चाहेंगे एक बार ज़िशान आप चढ़ के ऊपर दिखाइए तो कितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं आप। तो देखा आपने, तो ये काफ़ी ऊंचाई, वीडियो में ये थोड़ा दूसरे तर्ज पे दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई पे है। तो यही एक कोशिश थी जब हम यहाँ पर आएँ तो ये कब्रिस्तान में चीज़ें आपको दिखाएं, ताकि पता चल सके कि यहाँ पर क्या चीज़ है। तो सफ़रनामा मजहरी में ज़िक्र है कि यहाँ पर उनकी बेटी और सैफ खान नाम के कोई शख्स यहाँ पे मदफून है, लेकिन एग्जैक्टली सैफ खान कौन है ये नहीं पता। एक सैफ खान तो बिहार के गवर्नर थे 1628 से 1632 तक, लेकिन क्या वो थे यहाँ पे मदफून हुए हैं तो बहुत कहना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर पुराने मज़ार मौजूद हैं। तो यही है, तो उम्मीद है कि कब्रिस्तान का ये सफ़र आपको हमारा पसंद आया होगा, क्योंकि अक्सर मैं आपको कब्रिस्तान के अंदर से ही स्टोरीज़ और चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर एक ऊंचाई पे मज़ार बेसिकली वो दिखाने की कोशिश की। पुराने बाड़ में मौजूद पुरानी इमारत का ऑलमोस्ट सारा डॉक्यूमेंटेशन हमने कर लिया। वैसे में फिर हमने सोचा कि बाड़ का जो दूसरा छोर है, यानी जो कचहरी का इलाका है, वो हमसे छूट गया है, तो हमने सोचा कि वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर जो मौजूद इमारत है उसकी तस्वीर उतार लेते हैं। तो वैसे में हम वहाँ पर पहुँचते हैं रेड क्रॉस की बिल्डिंग के सामने, वहाँ पे बाढ़ क्लब था और इसके अलावा और भी वहाँ पे कई इमारत थी,
जिसे अलग अलग दौर में बाढ़ के अलग अलग ज़मींदारों ने डोनेट किया था। उसके बाद हम बार एसोसिएशन की बिल्डिंग के पास जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक पुराना इंस्क्रिप्शन मिलता है, जिससे हमें एहसास होता है कि बाढ़ की एक अहम धरोहर को हम मिस कर रहे हैं। यानी जिस इंसान ने इस बार एसोसिएशन की बुनियाद डाली, इसकी इमारत बनवाई, उस इंसान का मकान हम मिस कर रहे हैं, यानी हमें उसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो फिर हम उस इंसान के घर की तरफ चल देते हैं और उस इंसान का घर इस कचहरी से काफ़ी दूर था, यानी अगर ये ईस्ट है तो हमें वेस्ट जाना था। चूँकि खान बहादुर यूसुफ हसन खां खुद भी ऑनररी मजिस्ट्रेट थे, इसलिए उन्होंने बार एसोसिएशन की इमारत भी बनवाई और उन्हीं का मकान यूसुफ गार्डन कहलाता था। और उनके बेटे यूनुस हसन खां की वजह कर ये जगह बाद में यूनुस गार्डन के नाम से मशहूर हो गई। आज के डेट में बाढ़ के लोग इसे यूनुस गार्डन के नाम से जानते हैं, वहीं पुराने लोग इसे यूसुफ गार्डन के नाम से जानते हैं। वहीं यहाँ पे और भी कई पुराने मकान हैं जो इन्हीं के रिश्तेदारों में से हैं, जिसमें अख्तर मंजिल, महमूद गार्डन सहित बहुत सारी इमारत हुआ करती थी जो आपस में सारे रिश्तेदारों की थी। ये सारा खानवादा वही शेखपुरा से आया जिसका दीदार मैंने आपको पहले करवाया है। तो ये सारे लोग उस ज़माने में इस इलाक़े में आबाद हुए जब यहाँ पर बादशाह शाह आलम की हुकूमत थी। तो इन लोगों को मनसबदारी भी उस ज़माने में मिली थी, इनके बुज़ुर्गों को। तो इसके बाद हम यहाँ आसपास के जो इनके ख़ानदान, इनके पुराने घर से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी, मैंने उसको देखा। यानी वो स्ट्रक्चर जो अब बिल्कुल ही जर्जर हो चुका था, यानी अपने आखिरी सांसें गिन रहा था। तो हमने कोशिश की कि उन सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन कर लिया जाए। तो हमने अख्तर मंजिल से लेकर महमूद गार्डन और यूनुस गार्डन, यूसुफ गार्डन, इन सारी जगह का बेसिक डॉक्यूमेंटेशन कर लिया। यूसुफ हसन खां के जो वालिद हुए, जिनका नाम शेख बहादुर अली खां था, वो बाढ़ म्यूनसिपैलिटी के 1880 के दहाई में चेयरमैन भी थे। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, तज़किरा बहादुर खानी, वही 1880 के दहाई में ही वो किताब छपी है। और इनके बारे में मजहर अली अंसारी ने ही अपने किताब में लिखा है कि इनके एक बेटा जज हैं जिनका नाम अहमद हुसैन खां है, जो बैरिस्ट्री करके इंग्लैंड से आए थे, फिर वो सब जज बने। और एक और बेटे हैं जिनका नाम अली हुसैन खां है। तो एग्जैक्टली इनके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं मिल पाई, तो मैं बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन मैंने दूसरे बेटे यानी जिनका नाम यूसुफ हसन खां है, उनके बारे में आपको बताया कि वो बाढ़ में ऑनररी मजिस्ट्रेट थे, ज़मींदार थे, और उन्होंने बाढ़ में बहुत सारे काम को अंजाम दिया। उनके नाम पे बाढ़ में एक सड़क भी है जिसका नाम यूसुफ हसन खां रोड है। तो अब हम यहाँ पर से निकल रहे हैं। तो हम पहुँचे थे यहाँ पे बाढ़ शहर में, बहुत ही कदीमी शहर है, पटना ज़िले के अंदर पड़ता है, नदी के किनारे है ये इलाका। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है कि छोटा मोटा, चूँकि हमारा माइक ख़राब हो गया था, तो बिना माइक के ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दीजिए हमें इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।